पिछले दिन गत दिवस आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, आज ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। यूनिट 10 गुरुत्वाकर्षण। इस यूनिट में आप देखेंगे कि गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, स्थिरांक क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे इसमें प्रणोद क्या है, द्रव्यमान और भार को भी आप जानेंगे। फिर प्रेशर, दाब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिक्विड प्रेशर, द्रव का दाब, फ्लोटिंग ब्लड बॉडी जो तैरती हुई वस्तुएं हैं, आखिर क्यों तैरती है, कब तैरेंगी, कब डूब जाएंगी, कब डूबती हुई तैरेंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज को पढ़ना होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपको उनका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अभी तक आप जाने हो कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्व कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण हर जगह, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ब्रह्मांड का कोई भी कण है, एक दूसरे के बीच उनका ग्रेविटेशन काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। जैसे आप हैं, पृथ्वी आपको आकर्षित करती है, आप भी पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। आप दो मित्र बैठे हैं दो स्थानों पर, और आप दो मित्र एक दूसरे को भी आकर्षित कर रहे हैं। तो यह जो आकर्षण है, इसके कारण कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसी गुरुत्वाकर्षण के ही कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। फिर जितने भी प्लैनेट है, ग्रह, वो किसी न किसी अपने सूर्य यानी तारे की परिक्रमा करते हैं, उनके बीच भी ग्रेविटेशन का एक कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण यह है क्या चीज, यह जो किसी भी दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण उनके बीच लगने वाला जो बल है वही गुरुत्वाकर्षण। अब आप पृथ्वी का केवल जानते थे कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है वो गुरुत्व बल, और गुरुत्वाकर्षण इन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। और यह ग्रेविटेशन जो है पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण है F जो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती या इज प्रोपोर्शनल टू m। जब एक पिंड का द्रव्यमान m है और दूसरे का स्मॉल m है तो m into m। मैं इसको आपको बता रहा हूं दूसरे ढंग से। ये जो दो पिंड हैं, देखिए, एक इसका जो मास है m है, और जो दूसरा पिंड है इसका मास स्मॉल m है। स्मॉल जो पिंड है इसका मास स्मॉल m है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है यह है d। d दूरी पर यह एक दोनों है। तो मास ऑफ द वन पिंड, mass of one thing is equal to capital M हमने लिख दिया, and other
थिंग इज इक्वल टू स्मॉल एट डिस्टेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच की दूरी डी है। Therefore, F is proportional to F into M. इनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर बल काम करता है और यह भी याद है कि जो F है is proportional to 1 by d square के 1/d के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी इनके वर्ग दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती। मीन्स दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी यदि घट जाए, जितना d का वैल्यू घटेगा तो बल का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। डिस्टेंस जितना ही दूर होगा, फोर्स उन दोनों पिंडों के बीच और कम हो जाएगा, यानी m और m के बीच का जो फोर्स होगा d बढ़ने के साथ साथ वो घटता जाएगा। Now, F, you know that F is proportional to M into MK and F is proportional to 1 by D square. अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2, by both equation F is proportional to M into M by D square. पहले और दूसरे समीकरण से बनेगा M जो है M के समानुपाती है और F जो है 1/d स्क्वायर के निस्बत है, इसलिए M का वैल्यू हो गया F is proportional to M into M upon D स्क्वायर। अब इसमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रखा जाए, गुरुत्वीय स्थिरांक को, तो यह F का जो वैल्यू आता है m upon d स्क्वायर। आप यह जानेंगे कि ये g क्या चीज है, यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब इससे हम g का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। g इज इक्वल टू क्या होगा, आप ये भी कर सकते हो f into d स्क्वायर इक्वल टू g into m into m। therefore g इज का वैल्यू आ जाएगा f d स्क्वायर अपॉन d, ये g का वैल्यू f d स्क्वायर अपॉन m। यानी यह ग्रेविटेशन बताया कि पिंडों के बीच लगने वाला बल और उनके दूरी की वर्ग तथा उन दोनों पिंडों के वर्ग के दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस तरह से g का वैल्यू आया f into d स्क्वायर अपॉन m into m। ये g को ज्ञात किया गया, g का जो वैल्यू होता है हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। हेनरी कैवेंडिश ने इस g के वैल्यू को दिया था। इसके पहले में इस g का यूनिट क्या होता है ऐसा ही आपको ये लिखा था, तो md स्क्वायर अपॉन m into m। देखिए g का वैल्यू f into d स्क्वायर अपॉन m into m। देखिए f का यूनिट होता है न्यूटन और d का यूनिट आप जानते हैं मीटर, तो d स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम into किलोग्राम। तो किलोग्राम into किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से mm स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2 इसका ऐसा ही यूनिट बन जाता है। तो इसका SI
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनएम स्क्वायर केजी माइनस 2k। अब हमने बताया इसका जो वैल्यू होता है न्यूटन के साथ निकाला था 10 में न्यूटन ने इस कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू दिया था 6 पॉइंट, इसका वैल्यू है 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर माइनस 2। यह बहुत ही सूक्ष्म एक फोर्स है जो आभास नहीं होता है, हर दो पिंडों के बीच यह काम करता है ग्रेविटेशन। तो अब है इसके बाद इसका यूजेज क्या है ग्रेविटेशन का डेली लाइफ में। पृथ्वी के चारों चंद्रमा का परिक्रमा, इसी बल के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पुनः जो ज्वार भाटा आप देखते हैं, ज्वार भाटा भी इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण। फिर जो भी पिंड है एक दूसरे का चक्कर कर रहे हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करता है। जितने भी प्लैनेट है, जितने भी ग्रह हैं, किसी न किसी कार्य की परिक्रमा जिस बल से करते हैं वह ग्रेविटेशन ही होता है, गुरुत्वाकर्षण ही होता है। अब आए प्रणोद। यह प्रणोद क्या चीज है इसको जानिए, किसको प्रणोद कहेंगे। लंबवत आरोपित बल, जैसे यह डस्टर है यह हमारे हथेली पर लंबवत है, यह लंबवत जो आरोपित बल है इसी को प्रणोद कहा जाएगा डस्टर के द्वारा। तो यह प्रणोद उसका ऑलरेडी जो यूनिट होगा। अब है प्रेशर, दाब। ये दाब क्या होता है ये देखिए, इसको दाब कहा जाएगा। प्रेशर, इसको मैं हटा रहा हूं, इसके बाद आपको प्रेशर प्रेशर दाब क्या होता है। तो दाब जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आरोपित बल होता है उसी को दाब कहा जाता है। जैसे यह डस्टर, इसका यदि मैं इस तरह से रखूं तो इसके तल का क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। यदि मैं लंबवत ऐसे रखूं तो तल का क्षेत्रफल घट जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा जो बल आरोपित हो रहा है उसी को डस्टर द्वारा लगने वाला दाब कहा जाएगा। यानी एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब है। तो आप अभी ये देखें कि जो डस्टर को हमने समांतर रखा, क्षेत्रफल बढ़ गया और एक बार लंबवत रखा था क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। तो इस क्षेत्रफल से दाब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे जानिए। यह जो प्रेशर P होता है इस प्रोपोर्शनल टू एम पे होता है। जितना ही यदि बल के समानुपाती, यदि बल का मान हम बढ़ा देंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा, बल का मान घटाएंगे तो दाब का मान घट जाएगा। जैसे आप तख्ते पर खड़े, आपका वेट 40 किलोग्राम, यानी यदि ग्रेविटेशन 10 का माने तो 400 न्यूटन द्वारा न्यूटन बल आप तख्ते पर लगा। एक नन्हा सा बच्चा खड़ा है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो 150 न्यूटन
का बल लगा रहा है, तो बच्चे द्वारा जो आरोपित बल है उसके कारण दाब का मान आपके द्वारा आरोपित बल से काफी कम है। यानी बच्चे द्वारा दाब कम लगेगा और आप द्वारा दाब अधिक लगेगा। अब देखिए, तो इस तरह से P is proportional to F होता है और ये P जो है proportional to 1 by A की होती है। यदि क्षेत्रफल घटा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट जाएगा। जैसे यह चाक का डिब्बा है, इसमें भरा हुआ चाक है, इसका जो द्रव्यमान है एक निश्चित द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए यह 500 ग्राम का डिब्बा है, यदि मैं इसे इस तरह से क्षैतिज तो इसके तल का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसलिए इस चाक के डिब्बे द्वारा जो दाब हमारे हथेली पर लग रहा है उसकी बनस्पत यदि मैं लंबवत खड़ा कर दूं तो इसके तल का क्षेत्रफल घट जा रहा है, तो इस तरह से लंबवत खड़ा होने में दाब बढ़ जाएगा क्षैतिज रखी हुई बनस्पत। तो जो दाब होता है वह तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटा, क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटा और क्षेत्रफल घट गया तो दाब बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 बताया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू F के, और इक्वेशन नंबर 2 बता रहा है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 by A के। बाय द बोथ इक्वेशन, इन दोनों समीकरणों से बाय द both equation P is equal to F by A के दाब जो है आरोपित बल के समानुपाती और तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं इसका डेली यूजेस आपको बता रहा हूं, देखिए समझ में आ जाएगा। डेली यूजेस ऑफ द प्रेशर, आप इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू P इक्वल टू F by A, यह के समानुपाती है और A के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी A बढ़ा P घटा, A घटा P बढ़ा, और F बढ़ा तो P भी बढ़ गया और F घटा तो P का भी वैल्यू घट गया। डेली यूजेस देखिए, आप बेधार चाकू लिए ब्लंट चाकू, उससे जब काटते हैं तो वस्तुएं आसानी से नहीं कटती हैं, कठिनाई होती है। लेकिन तेज धार का चाकू है तो वस्तुएं आसानी से कट जाती है। इसका कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू P इक्वल टू F by A, यह आपको बता रहा है P इक्वल टू F by A। चाकू के धार का क्षेत्रफल कम है, तो धार के क्षेत्रफल कम होने से दाब का मान बढ़ जाएगा, जिससे वस्तुएं आसानी से कटेंगी। आप सब्जी काटेंगे आसानी से कटेंगे। बट A का वैल्यू अधिक हो गया तो दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम दाब लगेगा यानी वस्तुएं आसानी से कटेगी नहीं। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि तेज चाकू की बनस्पत ब्लंट चाकू यानी बेधार चाकू से काटना कठिन होता है, काटने में कठिनाई होती है। तो आप यही बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू P इक्वल टू F by A के अनुसार बेधार चाकू के तल का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे दाब का मान कम हो जाता है और वस्तुएं आसानी से नहीं कटती हैं। जबकि तेज चाकू के धार का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे दाब का मान बढ़ जाता है और वस्तुएं आसानी से कट जाती हैं। आपका जो स्कूल में होता है, आप देखते होंगे कि बेल्ट चौड़ा होता है, तो बेल्ट चौड़ा होने से क्या होगा? जो आप वेट रखे हैं बैग में पूरे 10 किलोग्राम कॉपी किताब और अपना टिफिन वगैरह भर करके, उस वेट के कारण
यदि वो बेल्ट चौड़ा नहीं होता तो ले जाने में कठिनाई होती। बेल्ट चौड़ा बना देने के कारण ए का वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे पी का मान घट जाता है, दाब कम लगता है, जिससे आपको ले जाने में आसानी होती है। यदि उसको पतला बना दिया जाता तो आपके शर्ट तो फटे ही जाते, हर महीने शर्ट की जरूरत पड़ती। इसलिए बेल्ट चौड़ा होने से क्या लाभ हुआ? दाब घट जाता है, वस्तुओं को अपने बैग को धोने में असुविधा पड़ती है। क्यों घट जाता है? ए का वैल्यू यानी बेल्ट के तल का क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाब का मान घट जाता है। ऐसे तरह तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। आप ये भी देखेंगे जो भारी वाहन होते हैं, भारी वजन ढोने वाले जैसे ट्रक, उसका पहिया दोनों लगा दिया जाता है, चौड़ा होता है। भारी वाहनों के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि ए का मान बढ़ जाने से यानी पहिए का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण दाब का मान घट जाता है, जिससे सड़कों को टूटने का खतरा कम रहता है। आप वजन होते हैं, आपके घर गाय होगी, भैंस होगी, और कभी कभी आप सोचते हो कि आज मैं भी पापा का हेल्प कर दूं, गोबर उठाए टोकरी में रखे सिर पर, आप एक पगड़ी रख लेते या अनाज ही ढोते या कोई सामान टोकरी में धोते हैं, तो सिर पर पगड़ी रख लेने से आपको ले जाना आसान होता है। कल्पना करें जब पगड़ी आप न रखें, एक बार करके देखिएगा तो तेज दर्द दाब के कारण सिर फटने जैसा लगने लगेगा। क्यों? पगड़ी रख देने से तल जो वस्तु आप भरे हैं टोकरी में और सिर पर ले जा रहे हैं, तो तल का क्षेत्रफल पगड़ी के कारण बढ़ जा रहा है, जिससे के अनुसार तल का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब का मान घट जाएगा और आप आसानी से वस्तुओं को धो लेते हैं उस टोकरी में। तो अनेक एग्जाम्पल है इसका प्रेशर का एफ और ए से मिला। आप कुछ लोगों की दाढ़ियां बड़ी हुई है क्लास में देखे होंगे, तो और सेव भी करते होंगे। मैं तो भाई वीकली करता हूँ, दाढ़ी कुछ बड़ी देखते हैं बड़े रहते हैं, तो सेव जब करते हैं बेधार जब हो जाती है ब्लेड, तो बाल कटने में दिक्कत होती है, आसानी नहीं होती है। लेकिन जब तेज ब्लेड होती है, नया नया लगाते हैं, तो सटासट साफ हो जाता है। क्यों? बेधार जब ब्लेड है, करती है, तो उसके धार का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे ए के अनुसार ए का वैल्यू बढ़ जाने के कारण पी का मान घट जाता है, दाब कम लगता है, जिससे बाल आसानी से नहीं कटता है। और तेज ब्लेड होता है तो धार का क्षेत्रफल कम होता है। ए के अनुसार जब क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है और बाल आसानी से कट जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ग्रेविटेशन के बारे में आपको मिलेगा, जो या P के अनुसार आप हल करेंगे। हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में एक कास्ट खड़ा किया जाए क्वेश्चन के लिए, तो आपको P का वैल्यू F और A का रिलेशन दर्शाना होगा P के अनुसार। जब आप दोनों पैरों पर खड़े हैं तो जो प्रेशर पड़ रहा है आपके द्वारा, यदि एक पैर पर खड़ा हो जाए तो प्रेशर पर क्या प्रभाव होगा? कल्पना करें, जब एक पैर पर खड़े हैं तो एक का वैल्यू आधा हो जाएगा, इसलिए पी का वैल्यू दूना हो जाएगा। तो एक पैर पर खड़ा होने पर दूना दबाव पड़ने लगेगा। अब मैं आपको कहूं कि आप ही के वजन के दो स्टूडेंट हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। बॉय जो है अपने सुपीरियर है और गर्ल जो है अपने ही वजन के आपके ही वजन के बराबर है, वो पेंसिल जूती पहनी हुई है। आप बताएं
जमीन पर किसके द्वारा अधिक लगेगा, तो आप यदि भाग करें तो यह पाएंगे एक के अनुसार जो लड़का एवरेस्ट को पहना है उसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाग का वैल्यू घट जाएगा, यानी उस एवरेस्ट वाले लड़के के द्वारा पृथ्वी पर कम दाग लगेगा, जबकि उतना ही द्रव्यमान किलो बच्ची है पेंसिल जूती पहनी है, तो उसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो के अनुसार दाग का मान बढ़ जाएगा, यानी उस बच्ची के द्वारा जमीन पर अधिक दाग लगेगा। आज इतना ही, नेक्स्ट डे।